हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2023 को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का टॉपिक है भारत का संविधान। आज मैं आपको बताने वाला हूं जो 2009, 2013 और 2022 में खुली और सीधी भर्ती माने परिसीमित भर्ती में जो संविधान से क्वेश्चन उठाए थे उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। इससे हम लोग को पैटर्न भी पता चलेगा, किस प्रकार का पैटर्न में अभी पहले कैसे पूछता था और अभी कैसे पूछ रहा है। ये सारी चीज आपको पता चलता चला जाएगा। इसके अलावा जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं मुझसे उनको बता देना चाहता हूं, अगर आप मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए चैनल के, जिसमें छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2023 वाला प्लेलिस्ट दबा के सारे वीडियो को देख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकेंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है सीजी महिला पर्यवेक्षक परिसीमित भर्ती 2009 क्वेश्चन पेपर में इसमें दिया था। इसमें पहला क्वेश्चन आपका आता है कि भारतीय संविधान ने सरकार के संसदीय प्रणाली का अनुसरण निम्न देश से किया था। ब्रिटेन से, फ्रांस से, स्विट्जरलैंड से या अमेरिका से। संसदीय प्रणाली बोला जाए तो हमने ब्रिटेन से उठाया था, जिसमें दो प्रकार के विश्व प्रणाली होती है। एक अध्यक्षीय प्रणाली होती है जो कि अमेरिका इसमें लागू करता है, और एक संसदीय प्रणाली होती है जो इंग्लैंड और भारत में, इंग्लैंड और इंडिया दोनों में हमारे यहाँ पर जो है संसदीय प्रणाली है। अर्थात संसद इसमें प्रधान होता है। संसद में लोकसभा और राज्यसभा, और जो हमारे जो कार्यपालिका को अपने कार्यों के लिए जवाब देना पड़ता है इसमें संसद में, ऐसी प्रणाली को हम संसदीय प्रणाली कहते हैं, जो कि ब्रिटेन में लागू है। हमने ब्रिटेन से लिया, अब भारत में भी लागू है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, यदि एक राज्य का मंत्री पद त्याग करना चाहता हो तो उसे अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करना चाहिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। मुख्यमंत्री को, विधानसभा अध्यक्ष को, राज्य के राज्यपाल को, अपने राजनीतिक दल के अध्यक्ष को। सही आंसर सी आएगा, राज्य के राज्यपाल को। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्रमशः क्या है? 500, 250, 525, 238, 545, 200, 250, इनमें से कोई नहीं। अब इसमें पूछा है लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या। तो अधिकतम संख्या लोकसभा में 552 हो सकती है, 552 तक अधिकतम संख्या हो सकती है, जिसमें 550 तक वो निर्वाचित होगा। और दो एंग्लो इंडियन, चूंकि दो एंग्लो इंडियन का रोल खत्म हो गया, तो कम से कम 550 तो होनी ही चाहिए। वर्तमान में जो है 543 है, वर्तमान में जो है 543 चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर कुछ नहीं था, और अधिकतम संख्या राज्यसभा का 250, ये तो ठीक है यहाँ पर। और यहाँ पर ना 500, यहाँ पर 545 दे रहा था। तो ये वर्तमान का जो अधिकतम जो हो सकता है 550, कुछ नहीं होने के कारण डी आंसर आएगा, इनमें से कोई नहीं। चौथा क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ आता है, राज्यसभा का 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रति 1 वर्ष के बाद, प्रति दूसरे वर्ष के बाद, प्रति तीसरे वर्ष के बाद या प्रति 5वें वर्ष के बाद। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर जो आएगा इसमें आएगा बी, अर्थात प्रति दूसरे वर्ष इन लोग अपना पद त्याग करते हैं 1/3 सदस्य। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर। आपको मालूम होना चाहिए कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। उन्हें उपराष्ट्रपति बनते ही वो राज्यसभा का अध्यक्ष भी बन जाता है, इसलिए इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। बिल्कुल सिंपल सा एक क्वेश्चन जो कि पूछा गया, नहीं पूछना चाहिए था, बल्कि पूछा पहले, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर सी आएगा, जवाहरलाल नेहरू। छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक क्वेश्चन पेपर 2009 खुली सीधी भर्ती पर ऐसे क्वेश्चन पूछे देखते हैं। लोकसभा का कार्यकाल समानता होता है, सबको पता है, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष। समानता कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। 2009 का बार बार बोला, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं उठ रहे हैं, पैटर्न थोड़ा बदला है, मैं आपको बताऊंगा। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है संसद के सभी सदस्यों द्वारा,
प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, लोकसभा के बहुमत दल के सदस्यों द्वारा। सही आंसर सी आएगा, क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव है तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या स्पीकर? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का हो या सर्वोच्च न्यायालय का, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो यहाँ पर सी आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, चुनाव आयुक्त चुनाव करवाता है संसद के लिए, संसद व राज्य विधानसभाओं के लिए, संसद राज्य विधानसभा राज्य विधान परिषद के लिए, संसद राज्य विधानसभाओं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के लिए। तो सबके लिए, चाहे संसद हो, राज्यसभा विधानसभाओं हो या राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति, डी आंसर, सबके लिए चुनाव आयुक्त ही क्या करता है? चुनाव करवाता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो जो न्यूनतम आयु राष्ट्रपति के लिए होगी वही राज्यपाल की, अर्थात आपको 35 वर्ष का कम से कम होना चाहिए न्यूनतम आयु। अधिकतम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अधिकतम कितना भी हो सकता है। क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं किया जा सकता। लोगों को हिंसा के लिए उकसाने में, लोक उपक्रम के अराष्ट्रीयकरण के पक्ष में बोलने के लिए, अधिक वेतन की मांग में, सरकार के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाने में। तो भाई हिंसा आप नहीं फैला सकते, तो ए आएगा। मैंने आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है, इसका मतलब नहीं लोगों को उकसाए और हिंसा फैलाए, ये काम आप नहीं कर सकते। क्वेश्चंस आपका यहाँ पर आता है, निम्न में से किसका उन्मूलन तो किया जा सकता पर भंग नहीं? राज्यसभा, नगर पालिका संस्थान, राज्य विधान परिषद और इनमें से कोई नहीं। अब राज्यसभा तो ना कभी भंग होती ना उन्मूलन किया जा सकता। नगर पालिका संस्था, राज्य विधान परिषद, इनमें तो राज्य विधान जो परिषद है, अगर राज्यसभा राज्य विधानसभा राज्यसभा में ये पारित करे भाई हमको नहीं चाहिए, राज्य विधान परिषद हमको नहीं चाहिए, तो हटाया जा सकता है। माने इसको उन्मूलन किया जा सकता, भंग तो नहीं होता, उन्मूलन जरूर किया जा सकता, तो राज्य विधान परिषद होगा। अब हमको ये देखना है कि 2000 छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक 2013 के क्वेश्चन पेपर खुली भर्ती में कैसे किया। देखिए 13 में ही बदलने लगे थे, जहां 13 हुआ तो क्वेश्चंस का, संविधान से क्वेश्चंस का पूछने का जो पैटर्न है वो पूरा बदला हुआ आपको नजर आएगा। अभी इसी बदले पैटर्न में क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने है, यदि लोकसभा का कोई सदस्य किसी राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है तो वह क्या कर सकता है? यदि लोकसभा, अब ध्यान दो, लोकसभा का सदस्य है और किसी राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है तो वह क्या कर सकता है? तो हम अच्छी तरह जानते हैं किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसको उस राज्य का विधानसभा का सदस्य बनना होगा। माने 6 महीने के अंदर आप लोकसभा को त्याग कर दीजिए और त्याग करने के बाद आपको बनना होगा, मतलब वह राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ना होगा। लोकसभा का सदस्य है, मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया गया है, तो वह राज्य विधानसभा बैठकों में भाग ले सकता है। तो हाँ भाई, बैठकों में भाग ले सकता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि आप बैठकों में भाग नहीं ले सकते। वह राज्य विधानसभा अस्थायी से वोट दे सकता है तो नहीं दे सकते आप वोट। वह राज्य विधान परिषद बैठकों में भाग ले सकता है, हाँ ले सकता है। वह राज्य विधान परिषद अस्थायी से वोट दे सकता है, बिल्कुल नहीं दे सकता। वह लोकसभा मत दे सकता है, लोकसभा का सदस्य है, त्याग पत्र नहीं दिया तो भाई दे सकता है। उपयुक्त में सभी सभी के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यक नहीं, इसके नहीं होगी। तो आंसर 1, 3, 5, 1, 3, 5, अर्थात यहाँ पर हम आंसर डी देखते हैं कि यहाँ पर डी वाला आ जाएगा 1, 3, 5, तो ये वाला आंसर आपका आएगा, डी वाला आ जाएगा 1, 3, 5। ऐसे ही क्वेश्चंस अब यहाँ पर मिल रहा है कि राज्य विधान परिषद की रचना के विषय में निम्न को सुमेलित कीजिए। अब सुमेलित हमको करना है, एक साइड 1/3 सदस्य, 1/6 सदस्य, 1/12 सदस्य, 1/12 सदस्य राज्यपाल द्वारा नामांकित, स्नातकों द्वारा निर्वाचित, राज्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित, शिक्षकों द्वारा निर्वाचित।
1/3 सदस्य की अगर बात कर लिया जाए तो 1/3 सदस्य राज्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं, 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा नामांकित होते हैं, 1/12 सदस्य आपका स्नातक द्वारा निर्वाचित होते हैं और 1/12 सदस्य शिक्षकों द्वारा भी निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार ऑप्शन में देखूं तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 ए वाला ही आ रहा है, तो ए वाला इसका आंसर आ जाएगा। यहीं पर एक जोड़ी बनाने को दे दिया गया था। इतना तो याद नहीं होता, इसलिए ऐसा कुछ तो होता है। अगर यहाँ पर माइनस मार्किंग है तो ऐसे क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए जब आपको पता ही नहीं है तो छोड़ना ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा कि आप इनको छोड़ दीजिए, क्योंकि राष्ट्रपति के समय उपराष्ट्रपति की जोड़ा बनाना है। जिस समय राष्ट्रपति थे उस समय उपराष्ट्रपति कौन थे ये आपसे पूछा जा रहा है, जिस समय राष्ट्रपति थे उस समय उपराष्ट्रपति कौन थे। तो इसका जो एन संजीव रेड्डी दो आएगा, एम हिदायतुल्ला जब राष्ट्रपति एन संजीव रेड्डी थे उस समय उपराष्ट्रपति एम हिदायतुल्ला थे, तो ए का आ जाएगा, दो आ जाएगा। इसके बाद आर वेंकट रमन के समय शंकर दयाल शर्मा उपराष्ट्रपति थे। जेल जेल सिंह के समय जो है यही थे कृष्णकांत, और के आर नारायण समय आर वेंकट रमन यहाँ पर उपराष्ट्रपति थे। तो ये क्रम इसमें जमाना था। और इसका ऑप्शन इस प्रकार अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो इसका ऑप्शन यहां पर आता है, ये आपका तीसरे का डी अर्थात 2 1 3 4। इसके बाद एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है, राष्ट्रपति किसे अपने पद से हटा सकता है। माने इसमें क्वेश्चन है, राष्ट्रपति वैसे तो राष्ट्रपति के नाम से ही सब हटाए जाते हैं, लेकिन डायरेक्ट किसको हटा सकता है। मंत्रिपरिषद का सदस्य सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जब तक महाभियोग नहीं लगेगा नहीं हटा सकता। एक राज्य के राज्यपाल प्रसाद पर्यंत काम करता है, मतलब इसको हटा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त जब तक महाभियोग नहीं लगेगा नहीं हटा सकता। संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष, इन पर भी प्रक्रिया चलती है। जब वो करेगा क्या बोलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जब निरीक्षण करेगा इसी के बाद फरमाइश करेगा, इसके पहले नहीं हो सकता। संघीय क्षेत्रों के प्रशासक जैसे राज्यों के राज्यपाल प्रसाद पर्यंत होते हैं, वैसे संघीय क्षेत्रों के प्रशासक भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, मैंने जब चाहे हटा देगा। भारत का महान्यायवादी भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है, मैंने जब चाहे हटा देगा। मैंने दो यहाँ पर 6 और 7, 2 6 और 7 मैंने डी आंसर, चौथे का जो आंसर डी आंसर यहाँ पर आएगा। ऐसी एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है, अध्यक्ष स्पीकर और उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति में संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा। अध्यक्ष भी नहीं है और उपाध्यक्ष भी नहीं है। और एक चीज याद रखना कि संयुक्त अधिवेशन, संसद का जब संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है, राज्यसभा का नहीं। बोला गया है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करेगा। क्वेश्चन में अब स्पीकर भी नहीं है लोकसभा का और उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो एक पैनल बना होता है। मैं आपको बताऊं, पैनल बना होता और पैनल राष्ट्रपति द्वारा, उसके बाद वो पैनल में जिसका नाम होगा वरीयता क्रम में वो उसकी अध्यक्षता करेगा। ऑप्शन में भारत का उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का उपसभापति, राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति, ये डी आंसर आ जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति। छठवां क्वेश्चन भी उसी प्रकार का आपका दिया गया है, निम्न में से कौन सा राज्यपाल का स्व विवेकी शक्ति है। राज्य विधानमंडल के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करना, मंत्रियों को नियुक्ति प्रदान करना, राष्ट्रपति को स्वीकृतता के लिए विधेयक भेजना, राज्य विधानमंडल के संदेश भेजना, राष्ट्रपति को समय समय पर प्रतिवेदन भेजना, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति देना, महाअधिवक्ता की नियुक्ति। अब इसमें ऑप्शन दिया है, आप लोग सोच लीजिए, मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा कि इसमें राज्यपाल की स्व विवेकी शक्ति पूछा है। राज्य के विधानमंडल का संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करना, ये इसका स्व विवेकी शक्ति नहीं है। मंत्रियों की नियुक्ति करना, वो मुख्यमंत्री के परामर्श पर करता है। राष्ट्रपति की स्वीकृतता के लिए विधेयक भेजना, बिल्कुल उसका स्व विवेक है। राज्य विधानमंडल को संदेश भेजना स्व विवेक है। राष्ट्रपति को समय समय प्रतिवेदन भेजना स्व विवेक है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति देना भी स्व विवेक है। महाधिवक्ता की नियुक्ति भी ये परामर्श पर ही करेगा। 4 5 6 7, 4 5 6 7 अर्थात इसमें बी आंसर आएगा। क्वेश्चंस यहां पर फिर उसी प्रकार का दे दिया गया है,
कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 का विस्तार संबंधित नहीं है। माने आपको पूरा होना चाहिए कि 371 में तो ये मालूम है कि कुछ राज्यों को विशेषाधिकार दिया गया था, जिसमें आपका महाराष्ट्र से लेकर गुजरात से लेकर नागालैंड, असम है ना, और इस प्रकार के पूरे बहुत सारे राज्यों को दिया गया। अब इसमें पूरे राज्यों को दे दिया गया और बताया गया किसको नहीं दिया गया है। तो ये अपने को देखना है किसको नहीं दिया गया है। तो देखो नागालैंड को मिला है, असम को मिला है, लेकिन त्रिपुरा जैसे राज्य शामिल नहीं है, तो त्रिपुरा इसमें शामिल नहीं होगा। इसके बाद आता मणिपुर को मिला है, सिक्किम को मिला है, मेघालय को मिला है, पुडुचेरी को इसमें वर्णन नहीं किया गया। तो 3 और 7 तो यहाँ पर वर्णन नहीं किए गए। इसके बाद आता है मिजोरम राज्य के विषय में बात किया जाए, तो मिजोरम राज्य के विषय में भी अगर बात कर लिया जाए तो मिजोरम को भी यहाँ पर मिला है। तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या नहीं मिला है। तो अपने पास देखते हैं कि यहाँ पर त्रिपुरी राज्य को 3 वाला आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर 3 को नहीं मिला है, मेघालय को नहीं मिला है, त्रिपुरा राज्य 3 को नहीं मिला है, मेघालय का जिक्र नहीं है, पुडुचेरी का नहीं है, 3, 6, 7 का जिक्र नहीं है, जबकि मिजोरम को है। तो यहाँ पर डी आंसर आ जाएगा 3, 6, 7। 3, 6, 7 वाला यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। इसी को विशेष उपबंध नहीं मिले हैं, बाकी सबको मिले हैं। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित नहीं है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोकसभा में स्थानों का आरक्षण, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए राज्यसभा के स्थानों का आरक्षण, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य विधानसभा में स्थानों का आरक्षण और लोकसभा में ऑल इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व। मैं आपको बता दूं, राज्यसभा में किसी प्रकार का आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। जब हमको मालूम है कि राज्यसभा में किसी प्रकार का आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, तो आंसर बी आ जाएगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति राज्यसभा के स्थान आरक्षण, यही गलत है, ये संबंधित नहीं है। 9वां क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में एक मतदाता का मत अवैध हो जाएगा यदि वह चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को वोट देता है, वह एक अभ्यर्थी को वोट देता है, शेष को खाली छोड़ देता है, वह एक से अधिक अभ्यर्थियों को समान वरीयता क्रमांक देता है, वह अपना सभी वोट एक अभ्यर्थी को देता है। आपको मालूम है राष्ट्रपति का चुनाव एकल मत के द्वारा एकल संक्रमणी मतदान पद्धति न एकल संक्रमणी मतदान पद्धति के आधार पर होता है। एकल संक्रमणी मतदान पद्धति के आधार पर वरीयता क्रम के आधार पर, मतलब अगर यहाँ पर ए, बी और सी, यहाँ पर 3 आदमी यहाँ पर राष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए खड़े हो जाते हैं। मैं यहाँ बना रहा हूँ, ए खड़ा हो गया, बी खड़ा हो गया और सी खड़ा हो गया, और मैं कैंडिडेट हूं, तो मुझे तीनों को वरीयता क्रम में देना होगा, अर्थात मेरे को तीनों को वोटिंग करना होगा। मैं सी को पहला दे सकता हूं, बी को दूसरा वरीयता दे सकता हूं और ए को मैं तीसरा वरीयता दे सकता हूं, या ए को पहला वरीयता, बी को दूसरा वरीयता और सी को तीसरा वरीयता मैं दे सकता हूं। तो मेरे को देना सबको है। हाँ, आप हो सकता है कि एक को ही दे सकते हैं, तो वह चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थी वोट करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वह एक अभ्यर्थी वोट देता शेष को खाली छोड़ देता तो भी प्रॉब्लम नहीं। मेरे पास ऑप्शन है, ऑप्शन तीनों को देने का, वरीयता यहाँ पर वरीयता क्रम पर होता है, तो मैं हो सकता है कि मैं एक को दिया और बाकी को नहीं दिया तो भी चलेगा। वह एक से अधिक अभ्यर्थियों को समान वरीयता, अगर मैं सबको एक दे दूं, ए बी सी को मैं सबको समान दे दूं, भैया ये भी मेरी पहली पसंद, ये भी मेरी पहली पसंद, ये भी मेरी पहली, ये नहीं चलेगा। मतलब सी आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ये गलत है। मैं सबको अगर वरीयता क्रम में दे दिए तो आपका वोट अवैध हो जाएगा। वह अपना वोट सभी वोट एक अभ्यर्थी को देता है तो भी चलेगा, लेकिन वह एक से अधिक अभ्यर्थी को समान वरीयता क्रम देता है तो नहीं चलेगा। अब हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक 2013 परिसीमित सीधी भर्ती क्वेश्चन पेपर, यहाँ पर देखते हैं। अब परिसीमित सीधी भर्ती में किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था, इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित किया जाता है तो उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प नहीं होते? अब हमको देखना उसका विकल्प क्या है, ये हमको देखना है। वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, वह विधेयक को अपनी आपत्तियों सहित संसद में भेज सकता है, वह निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है, वह विधेयक को रोक कर रख सकता है। तो वह निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है, यही नहीं कर सकता। वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता, बिल्कुल देगा। वह विधेयक को अपनी आपत्तियों सहित संसद भेज सकता। वह विधेयक को रोक कर भी रख सकता है, जिसको वीटो पावर कहते हैं। वह निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता, तो यहाँ सी वाला ऑप्शन आ जाएगा।
क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, अन्य मंत्री मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे, मंत्री परिषद राज्य विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं? तो ये सुमेलित नहीं भैया, मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर धारण नहीं करता यहाँ पर, तो ये सी वाला ऑप्शन गलत है। क्वेश्चंस यहाँ पर फिर लंबा चौड़ा वाला आजकल बहुत पैटर्न पूछ रहा है, फिर पूछ दिया, निम्न में से क्या आपको बताना है, निम्न में से क्या सही क्या है, मैंने सही आपको बताना है, आपको चुनना है। बहुत सारा ऑप्शन दे देते हैं यहाँ पर, राज्य विधानमंडल कार्यकाल 5 वर्ष है, राज्य विधान परिषद कार्यकाल 6 वर्ष है, राज्य विधान परिषद सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली एकल संक्रमण मत पद्धति द्वारा चुने जाते हैं, राज्य विधान परिषद 13 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष अंत तक पदच्युत हो जाते हैं, संवैधानिक आपात के समय राज्य विधानसभा की अवधि में वृद्धि की जाती है, संवैधानिक आपात के समय राज्य विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है, राज्यपाल द्वारा सदनों को संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है, राज्यपाल दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है। अब इसमें सही क्या पूछा है? तो पहला तो बिल्कुल सही है, राज्य विधानसभा कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। तीसरा भी सही है, राज्य के विधान परिषद 6 वर्ष, ये तो बिल्कुल अपोजिट है, नहीं है। राज्य विधान परिषद सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमण मत पद्धति द्वारा चुने जाते हैं, बिल्कुल चुने जाते हैं। तो पहला और तीसरा यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर मैं देखूंगा तो राज्य विधान परिषद 13 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष अंत में पदच्युत होते हैं, ये तो है नहीं, गलत है। संवैधानिक आपात समय राज्य विधानसभा अवधि वृद्धि की जाती है, संवैधानिक आपात माने आपात, संवैधानिक आपात समय राज्य विधानसभा की अवधि में वृद्धि की जाती है। एक बार हुआ है ऐसा, लेकिन ऐसा दिया नहीं है। संवैधानिक आपात समय राज्य विधानसभा सत्र बुलाया जा सकता है, मैंने विधानसभा का लोकसभा में वृद्धि किया जा सकता है, और राज्यपाल के दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है, राज्यपाल दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है, तो संबोधित तो कर ही सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें आता है सही क्या है, तो 1, 3 और ये 8 वाला। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर मैं भी कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, लेकिन मैं आयोग के आंसर के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कभी कभार ऐसा हुआ है कि संवैधानिक आपात के समय विधानसभा की अवधि में वृद्धि हुई, लेकिन ऑप्शन में ऐसा दिया नहीं है। इसमें 3 जो ऑप्शन दे रहे हैं, उसमें ऑप्शन में यही वाला आयोग तरफ से ऑप्शन लिया गया था, 1, 3 और 8, मैंने ये बिल्कुल सही था। तो मैं भी यहाँ पर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जो दुविधापूर्ण हो जा रहे थे, तो इसमें डी ऑप्शन लिया गया था। मैं डी ऑप्शन बताने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ, जो बिल्कुल बिल्कुल सही है कि राज्यपाल द्वारा सदनों को संबोधित कर सकता है। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को निम्न आधार पर निर्बंधन नहीं किया जा सकता। फिर वो ऑप्शन आपको दे रहा है कि विचार अभिव्यक्ति की जो आपको स्वतंत्रता मिली है आर्टिकल 19 में, आपको तो ये पता है कि आर्टिकल 19 में आपको विचार अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता है। यहाँ पर तो क्या स्वतंत्रता नहीं मिली है? राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, कार्योत्तर विधि यहाँ पर नहीं मिली है बात कर रहा है। तो यहीं पर राज्य की सुरक्षा, आपको सुरक्षा के लिए विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्र निम्न आधार पर निर्बंधन नहीं किया जा सकता। एक तो है कि आपको स्वतंत्रता मिली है, लेकिन कभी कभी किसी के आधार पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। ये राज्य का सुरक्षा का मामला हुआ तो भाई आप वक्तव्य नहीं दे सकते, लोक व्यवस्था का मामला हुआ तो वक्तव्य नहीं दे सकते। तो ये सब बोला गया है, राज्य सुरक्षा, लोक व्यवस्था, लेकिन कार्योत्तर विधि नहीं बोला है, मैंने तीसरा नहीं बोला है कहीं आपने इसके आधार पर निर्बंधन लगाओगे। आत्म अभिशमन ये भी नहीं बोला गया है कि इसके आधार पर आप निर्बंधन लगाओगे, लेकिन शिष्टाचार के आधार पर लगा सकते हो, न्यायालय का अवमानना पर लगा सकते हो, दोहरा दंड का नहीं उल्लेख किया गया है, और अपराध उद्दीपन के लिए लगा सकते हो यहाँ पर, और राज्य की संप्रभुता अखंडता के लिए लगा सकते हो। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे सामने जो आता है वो बी ऑप्शन, अर्थात 3, 4 और ये 7 वाला, 3, 4 और 7 वाला इसमें संविधान में नहीं बोला है, बाकी सब में बोला है। अब हमारे सामने क्वेश्चन 2022 का है। 2022 में भी सीजी महिला पर्यवेक्षक परिसीमित भर्ती 2022 में अब ऐसे ही पैटर्न पर पूरा चल रहे हैं क्वेश्चन, जैसा मैं आपका पैटर्न आ रहा, तो आपको जो तैयारी है पूरा डीपली करना पड़ेगा। यहाँ पर है, सदन में पूर्व स्थापित करने से पूर्व किस विधेयक पर राष्ट्रपति का पूर्व हस्ताक्षर आवश्यक होता है? तो धन विधेयक, वित्त विधेयक, निजी विधेयक और शासकीय विधेयक, इसमें से आपको बताना है यहाँ पर किस विधेयक पर
जो होता है आपका राष्ट्रपति का पूर्व हस्ताक्षर आवश्यक होता है। माने इस विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होता है। तो धन विधेयक में भी राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होता है और वित्त विधेयक में भी राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होता है। तो यहाँ पर बी आ जाएगा 1 और 2। क्वेश्चन है सही क्या है, ये आपको बताना है कि इसमें क्या सही है। राज्यसभा के सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार है, वह इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए बाध्य है। तो अब यहाँ पर राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति जब ऐसा हो जाए कि मान लो सदन में 20 व्यक्ति बैठे हो और राष्ट्रपति यहाँ पर अध्यक्षता कर रहे हो और दोनों में 10-10 वोट मिल गया, यहाँ भी 10 वोट पड़ गया और इधर भी 10 वोट पड़ गया, तो पता चला 10-10 वोट यहाँ पर दोनों साइड हमारा पड़ गया, 10 वोट इधर 10 वोट। अब राष्ट्रपति निर्णायक मत दे सकता, राष्ट्रपति उठेगा और निर्णायक मत देगा, ये इसका राज्यसभा के अधिकार है और वह शक्ति का प्रयोग करने के लिए बाध्य। परंपरा है कि कभी भी ऐसा हुआ तो करेगा, मतलब बाध्यता भी आ जाती है। तो 1 और 2, तो यहां पर जो सही होगा सी, दोनों सही, 1 और 2 दोनों सही है। अब हमारे पास जो लास्ट जो क्वेश्चन हुआ था उसको भी देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक सीधी भर्ती क्वेश्चन पेपर 2022 का है यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है, धन विधेयक, धन विधेयक में क्या सम्मिलित होता है? करों का अधिरोपण, करों का उत्साधन, करों का परिहार, करों का नियमन, सब चीज सम्मिलित होते हैं, मतलब इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। धन विधेयक जो होता है आर्टिकल 110, ये तो मालूम है ना आपको, आर्टिकल 110 में क्या दिया है? धन विधेयक के बारे में दिया है। यहाँ पर धन विधेयक जो है राष्ट्रपति की अनुमति पहले लेती है और धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता। यहाँ पर ये सब तो आपको कॉमन चीजें मालूम होना चाहिए। तो धन विधेयक में करों का अधिरोपण होता है, करों का उत्साधन होता है, करों का परिहार होता है और करों का नियमन, माने 1 2 3 4 ये सभी आ जाएगा। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर छाट के दिया गया था, सही क्या है? लोकसभा को संचित निधि पर भारी व्यय पर मत देने का अधिकार नहीं है और लोकसभा को संचित निधि पर भारी व्यय पर बहस करने का अधिकार नहीं है। देखो संचित निधि आपको अगर नहीं मालूम तो बता देना चाहता हूं, जो भी टैक्स लेते हैं, गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है और जो भी आपसे कर वसूलती है और जो भी उसको सीमा शुल्क होता है, एक निधि होती है जो जमा होता है और इसको बोलते हैं संचित निधि, जो हमारा केंद्र सरकार जमा करके रखती है। अब संचित निधि पर भारित कौन कौन से होते हैं? राष्ट्रपति का वेतन, न्यायाधीशों का वेतन, इनको तो देना ही पड़ता है। जब इनको देना ही पड़ता है तो मतदान काहे का? तो लोकसभा को संचित निधि भारित पर मत देने का अधिकार नहीं, मतदान होता ही नहीं है भाई। तो ये तो बिल्कुल सही है कि मतदान इसमें होता है, जब देना ही है उनको तनख्वाह तो फिर मतदान काहे का? और लोकसभा को संचित निधि पर भारित व्यय बहस करने के अधिकार, हाँ इनको बहस करने का अधिकार है, मतदान इसमें नहीं होता। तो आप 1 और 2 दोनों सही, तो सी आंसर आएगा, 1 और 2 दोनों सही है। अब एक क्वेश्चन और इसमें इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? संयुक्त लोक से देखो, लोक सेवा आयोग होता है, अगर दो राज्य मिलकर एक बनाते हैं तो संयुक्त लोक सेवा बन जाता है, ये तो आपने पढ़ा होगा। यहाँ तो संयुक्त लोक सेवा के बारे में पढ़ते हैं। राज्य विधान मंडल द्वारा एक संकल्प द्वारा पारित होना चाहिए। संसद विधि द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग नियुक्ति को उपबंध करेगा। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। 1 2 3 इसमें पूछा क्या सही क्या है? 2 2 3 1 3 उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तीनों सही है भाई। राज्यसभा विधानमंडल द्वारा एक संकल्प पारित कर होना चाहिए। संसद विधि द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति को बंद करेगी। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। माने यहाँ पर तीनों सही होगा, 1 2 3। आशा करता हूं